नमस्कार, मैं हूं दिबांग और बजट पेश कर दिया है सीतारमण जी ने। उम्मीद की जा रही थी कि बहुत लंबा बजट होगा, लेकिन एक गनीमत है कि छोटा बजट रहा 90 मिनट का। वो 2 घंटे से ऊपर भी वो बजट का भाषण पढ़ चुकी हैं, लोग सोते हुए दिखाई दिए हैं उस बजट भाषण में। लेकिन जो बड़ी बात है, छोटा भाषण रहा लेकिन अंदर कुछ मिल नहीं रहा उसमें। और ख़ास तौर पर ये ध्यान में रखें कि 5 राज्यों में चुनाव हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण राज्य है उत्तर प्रदेश। मेरे साथ कुमार दीप यहाँ मौजूद हैं। कुमार, अगर आप छाने बजट में तो आपको बड़ी बड़ी चीज़ें क्या दिखाई दी? देखिए, 2-3 चीज़ें मुझे साफ साफ दिखाई दी। एक तो क्रिप्टो करेंसी को जो है टैक्स के दायरे में लाके उन्होंने एक तरह से औपचारिक उस पे मोहर लगा दी है, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले साल या दिसंबर में ये एक क्रिप्टो करेंसी की बिल आने वाली थी, जिसको लेके बाज़ार में काफ़ी हलचल मची हुई थी। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा करेंसी जिसको कोई देख नहीं सकता, लेकिन बहुत लोगों ने इसमें पैसे लगाए। तो क्रिप्टो करेंसी पे जो टैक्स लगा है, सरचार्ज लगा है, TDS लगा है, ये सारे मिला के एक तरीके से औपचारिक तौर से इन्होंने एक मोहर लगा दी है। दूसरी चीज़ जो मुझे सबसे, और जो आपने कहा कि छान कर भी नहीं मिल रहा है, वो मिलेगा पार्ट 2 ऑफ द बजट जिसे कहते हैं, उसमें उसके भी इनडायरेक्ट टैक्सेशन में, जिसके प्रति लोगों का ध्यान नहीं जाता है, जहाँ पर कि कई आइटम्स पर कस्टम्स ड्यूटी घटाने की बात की गई है, जो कि कुछ सोच समझ के किया गया है। हम यहाँ नोएडा में खड़े हैं। नोएडा एक इलेक्ट्रॉनिक्स, एक मोबाइल फ़ोन के दृष्टिकोण से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जनपद है। अब उसके लिए जो मशीनें लगती हैं, उन मशीनों पे कैपिटल एक्सपेंडिचर को, या उस मशीन का जो टैक्स लगता है उसको घटाने की बात की गई है। कस्टम्स ड्यूटी घटाने की बात की गई है। कृषि क्षेत्र में जो मशीनें लगती है उस पे कस्टम्स ड्यूटी घटाने की बात की गई है। तो एक तरीके से सोच समझ के एक पहल लिया गया है। SEZ को चेंज किया गया है, कानून को चेंज किया गया है, ताकि भारत निर्यात कर पाए। तो मेरे ख्याल से ये निर्यात के प्रति बनाया गया बजट है, जिसके डिटेल्स हमें धीरे धीरे पीयूष गोयल जी के मंत्रालय से मिलेंगे, जिसकी उन्होंने बात भी पहले कह चुके हैं। KDS साहब यहाँ पर हैं, हमारे साथ टैक्स के जानकार हैं। पर आपने जो बात कही कुमार, अगर मैं उसी में रहूँ, मैं ये कह रहा था कि उत्तर प्रदेश के नज़र से मुझे इसमें ढूंढे कुछ नहीं मिल रहा है। यानी अगर आप देखें, आपने बात की क्रिप्टो करेंसी की, यंग लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। गुजरात में बहुत यंग लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी ज़रूर कर रहे होंगे, लेकिन कितने लोग उसको समझते होंगे, कितने लोग क्रिप्टो करेंसी का खेल खेलते होंगे? एक बात तो ये है। दूसरी बात, अगर आप मंगा रहे हैं, फ़ोन मंगा रहे हैं, तो चीन का ही बेसिकली फ़ायदा कर रहे हैं। चीन से लगातार वहाँ से फ़ोन बन के आएंगे, यहाँ पर आप उसको मेड इन इंडिया लिख देंगे, करीब करीब यही खेल होगा। क्या और उम्मीदें नहीं थी? क्या इतने में ही सिमट जाएगा ये बजट कि सबसे बड़ी खबर क्रिप्टो करेंसी होगी? यानी अगर आप देखिए कि 50,000 लोग खड़े हों यूपी के किसी भी शहर में, उनको समझाना हो कि क्रिप्टो करेंसी एक होती है, कैसे समझाएंगे आप? क्रिप्टो करेंसी एक नए तरह की करेंसी है, एक नए तरीके का पैसा है, जिसके बारे में आपको खाली इंटरनेट के ज़रिए या ब्लॉकचेन के ज़रिए ही आपको उसका मिल सकता है। वो कैसे आता है, ये समझने के लिए आपको कंप्यूटर सर्वर लगाने पड़ते हैं बहुत। और काफ़ी यंगस्टर्स, आपको जानकर हैरानी होगी, अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था कि ये सिर्फ गुजरात में ही नहीं, काफ़ी यंगस्टर्स, उत्तर प्रदेश जहां हम खड़े हैं वहाँ पर भी क्रिप्टो करेंसी की बहुत धूम है। हालांकि वो शायद वोट देने जाए या ना जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ की अगर बात करें तो वहाँ एक जनपद, एक प्रोडक्ट, एक उत्पाद की बात कही जाती है। वो उत्पाद MSME सेक्टर, SME सेक्टर, बुनकर, कारीगरों के लिए है। उस कारीगर को निर्यात बाज़ार के लिए उपयुक्त बनाने के लिए जो इन्होंने कस्टम्स ड्यूटी की बात जो करी है, वो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। एक जो मुझे उम्मीद थी वो था कि जो अर्बन पुअर है, जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है, उसके लिए मनरेगा जैसी एक सुरक्षित आय की योजना बनाने की अगर बात जो करी जा रही थी, वो अगर हो जाती तो शायद ये उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, उस लिहाज से एक पॉपुलिस्ट या जनधन का बजट होता। वो शायद यहाँ नहीं दिख रहा है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, जब कागज़ खुलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, जब पार्ट 2 ऑफ द बजट लोग पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आएंगी। इसमें मैं सुबह से कह रहा हूँ कि जो 2 चीज़ें दिखनी चाहिए या 2 चीज़ें होनी चाहिए, वो एक बेरोज़गारी का मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार कह रही है कि 5 साल में 60 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी, लेकिन अगर आप आंकड़े देखें तो सिर्फ नवंबर महीने में 60 लाख लोगों की रोज़गार गया है। आप कैसे उसको पूरा करेंगे? क्योंकि युवा नाराज़ हैं, युवा नौकरी चाहते हैं। चुनावों में बड़ा मुद्दा ये बेरोज़गारी होने वाला है। युवाओं को बेरोज़गारी बड़ा मुद्दा होने वाला है। दूसरी जो बड़ी बात है वो महंगाई की है। अगर आप थोक जो भाव देखें बाज़ार में 14%, खुदरा 6%, आपका इतना ज़्यादा, ये दिसंबर के महीने की बात कर रहा हूँ, कि इतना ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है कि
रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि लोगों की जो बचत है वो आधी से ज़्यादा इसमें ख़त्म हो चुकी है। महामारी से ज़्यादा मार महंगाई की होने वाली है इन चुनावों में, और सरकार उस पर कुछ करती हुई नहीं दिख रही है। इस पर आप जवाब सोचिएगा। पर केडी साहब, उम्मीद थी, आप सुबह कह रहे थे इस बार ज़रूर कुछ होगा, पर फिर वही हुआ। मैं हर बार आपको देखता हूं बजट में, आप हर बार उम्मीद लगाते हैं, सरकार सुनती क्यों नहीं है? प्रॉब्लम क्या है इसको? देखिए, इस बार ये पूरी तरीके से उम्मीद थी, चूँकि इलेक्शन भी सामने हैं और कोरोना का पीरियड जो है तीसरा साल चल रहा है कोरोना का, और लगा कि कोरोना के ही चलते सही कम से कम मिडिल क्लास को एक छूट मिले, जिससे जो मेडिकल पे उनका खर्चा हो रहा है, जो वर्क फ्रॉम होम में जो लोग काम कर रहे हैं उन पर जो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरी में मिलता है वो 50,000 से बढ़ के 75,000 हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को इस बजट में नहीं मिला, और मिडिल क्लास की तो बात छोड़िए, किसी भी क्लास को कुछ नहीं मिला। तो ये इस मामले में निराशादायी बजट रहा। लेकिन कुछ क्लेरिफिकेटरी चीज़ें इसमें रही, जैसे जो रिटर्न फाइल करते हैं उनको अगर कुछ प्रॉब्लम होती है और उनकी बाद में इनकम डिटेक्ट हो जाती है तो उनको इंटरेस्ट के साथ पेनल्टी, बहुत हैवी पेनल्टी देनी पड़ती थी। तो उसमें इन्होंने एक न्यू अपडेटेड रिटर्न इंट्रोड्यूस कर दिया, और उसमें ये हुआ कि विदिन 2 ईयर्स ऑफ फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर आप इसको फाइल कर सकते हैं और वो आपकी ओरिजिनल रिटर्न मानी जाएगी। तो इस तरीके से थोड़ी सी छूट दी है। 80DDB में जो एन्युटी लेते हैं मेडिकल इंश्योरेंस के लिए, उसमें थोड़ी सी छूट दी है इन लोगों ने। अदरवाइज़ तो देखा जाए तो किसी भी तरीके का कोई छूट नहीं है। कंपनी के केस में अगर हम देखें, कंपनी के केस में कहीं कुछ नहीं हुआ। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में हम देखें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स लगता था उसको 18.5% से घटा करके 15% कर दिया गया, वो भी आम आदमी से रिलेटेड नहीं है। और मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि जो पेंशन है उस पर छूट है। नहीं, पेंशन पे किसी तरह की कोई छूट नहीं है। पेंशन पे उसी तरीके से टैक्स लगेगा जिस तरीके से पहले टैक्स लग रहा था, उसमें किसी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है। तो ये मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा था, क्या जवाब सोचा आपने? देखिए, महंगाई के बारे में कल आर्थिक सर्वेक्षण में इन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म दिया है जिसको कहते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। अब महंगाई बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है एनर्जी प्राइजेस, जो भारत कच्चा तेल का जो निर्यात करता है, जिससे आपका पेट्रोल डीजल चलता है, जिसका महंगाई पे सीधा असर पड़ता है। हर तरह की महंगाई पे, रिटेल इन्फ्लेशन पे, WPI पे जो असर पड़ता है वो इसके कारण, फ्यूल प्राइजेस के कारण पड़ता है। तो जब तक फ्यूल प्राइजेस नहीं घटेंगे, और मुझे लगता है कि फ्यूल प्राइजेस और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट और यूक्रेन में जो हो रहा है उससे हम लोग सब परिचित हैं, तो उससे डर के ओपेक ने और अगर उसकी कच्चे तेल को रोका और कीमतें बढ़ाई तो फिर महंगाई और बढ़ सकती है। और ज़रूर ये मुद्दा रहेगा, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कि सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। ज़्यादा से ज़्यादा वो पेट्रोल डीजल पे अपना जो हिस्सेदारी का टैक्स है वो घटा सकती है, जो आप शायद जो राज्य चुनाव में जा रहे हैं उनमें आप देख सकते हैं। जी, और वो है भी काफ़ी ज़्यादा। ये बात बताइए कि ये समस्या क्या है कि लोग टैक्स देते नहीं हैं। टैक्स के रिटर्न्स लोग भरते हैं, पर जो लोग टैक्स देते हैं उनकी संख्या बहुत कम है। नहीं, आपने सही मुद्दा उठाया। अभी भारत में अभी जो दिसंबर 2021 में जो रिटर्न फाइल हुई है, इंडिविजुअल ने 5,75,00,000 इन लोगों ने रिटर्न फाइल 5,75,00,000 लोगों ने रिटर्न फाइल करी है। टैक्स देते हैं उनकी संख्या, इसमें 75% लोग टैक्स नहीं देते हैं। 75% टैक्स नहीं देते हैं, केवल 1.5 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, जो कि इंडिविजुअल जो 1.5 करोड़ हैं, प्लस जो कंपनीज है और जो बिजनेस एंटिटी है वो टैक्स देते हैं। इसकी वजह यह रही है कि भारत में जो टैक्स का पैसा लिया जाता है वो डायरेक्टली पब्लिक चैरिटी से रिलेटेड नहीं है। एजुकेशन भारत में सरकार की तरफ से बहुत अच्छे सर्विस नहीं दी जाती है, हेल्थ केयर बहुत अच्छा नहीं दिया जाता है, प्लस लोगों को प्रमोट नहीं किया जाता। जो टैक्स दिए जाते हैं इसमें होता ना, तो जो सामने दिखता है उसी को पकड़ के पीटा जाता है। तो जो रिटर्न फाइल एक बार कर देते हैं वो उस चक्कर में फंस जाते हैं, जंजाल में फंस जाते हैं, उनके ऊपर नोटिसेज आती है, और जो रिटर्न फाइल नहीं करते हैं वो बचे रह जाते हैं। तो भारत में ऐसा माहौल बना हुआ है कि लोग रिटर्न फाइल नहीं करके बचना चाहते हैं, बनिस्बत के रिटर्न फाइल करके फंसें। एक बात जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि क्या आपको लगता है कि अमीरों पर टैक्स लगना चाहिए, खासतौर पर जो हमारे 100 अमीर हैं जिनकी आय कोरोना के बावजूद इतनी ज़्यादा बढ़ गई है? देखिए, अमीर तो टैक्स दे देगा, जो सुपर रिच HNI जिसको आप कहते हो वो तो 50-100 जितने भी है वो तो टैक्स दे देगा। दो चीज़ें उससे होंगी। एक तो जैसा केडिया साहब बता रहे थे कि उससे होगा कि आपके अगर 125-130 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर मान लीजिए 1.5 करोड़ लोग ही टैक्स देते हैं, तो उसमें और 50 लोगों से आप कितना टैक्स ले लेंगे? आप ज़्यादा से ज़्यादा 1000 करोड़ रुपए ले पाएंगे, जो कि ऊँट के मुंह में जीरा की बात होगी। दूसरा, उसमें से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो हो सकता है अपना टैक्स बेस भारत से हटा के
किसी ऐसे देश में कर लें जहां टैक्स उन पे नहीं उतना लागू हो सकता है, ये भी हो सकता है, या वो अपने टैक्स स्लैब स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी संभावनाएं हैं। उसमें से भी आप 100 में से भी मान लो अगर 75 बच जाते हैं तो कितना टैक्स आप उगाही कर लेंगे और एक नेगेटिव सेंटीमेंट पैदा कर देंगे। कुमारदीप की इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। कह रहे हैं कि अगर आप लगा भी देंगे टैक्स तो लोग टैक्स देंगे नहीं, चले जाएंगे, सिंगापुर चले जाएंगे, दुबई चले जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप टैक्स लगाते हैं, कुछ करते हुए दिखाई तो देते हैं। आप करते हैं, क्या करते हैं, आपकी मंशा भी तो दिखनी चाहिए। ये जो कहा जाता है कि आप सूट बूट की सरकार हैं, कम से कम वो जो इमेज है उसमें तो कुछ कमी आनी चाहिए। देखिए, इस बार तो सूट पिछले कुछ सालों से तो सूट बूट की सरकार रही नहीं। इन लोगों ने तो सारा जो केंद्र जो ध्यान है वो 80 लाख, आपने अभी देखा 80 लाख घर, और किसानों से एक रिकॉर्ड तोड़ इन्होंने बात करी कि रिकॉर्ड तोड़ मतलब फसल उनकी खरीदी जाएगी, धान और गेहूं खरीदी जाएगी, उसकी बात की गई। किसानों के लिए स्पेशल एसेट्स की बात की गई जहां से उनको कर ऋण मिल सके बैंकों से। तो सारा जो फोकस था वो किसान के ऊपर था। मिडिल क्लास के लिए जब कुछ नहीं है तो वो सूट बूट की सरकार कहाँ से है, या फिर कॉरपोरेट के लिए कुछ नहीं है तो वो सूट बूट की सरकार कहाँ से हुई। ये सबके लिए घर, और आपने 48,000 करोड़ जो 80 लाख घरों के दिए हैं उसका आपने उल्लेख किया। मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश 24 करोड़ लोग रहते हैं। आपने कहा था कि हम 2022 तक सबको घर दे देंगे, आपने घर बनाए कुल 9 लाख। तो मतलब आप जो कह रहे हैं और जो डिलीवरी है, मतलब अगर ये किसी कॉर्पोरेट में होता तो आपकी नौकरी जाती थी बिल्कुल। आप क्या कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं भाई लोग भाग जाएंगे यहाँ से, हिंदुस्तान में रहेगा नहीं कोई? नहीं, ये सुपर रिच की आपने जो बात करी, भारत में 62,000 लोग हैं जो 1 करोड़ से ज़्यादा टैक्स देते हैं, केवल 62,000 करोड़ हैं। और 50 लाख से 1 करोड़ तक का जो टैक्स देते हैं वो 1 करोड़ 42 लाख लोग हैं। तो इनका कहना सही है कि अगर हम सुपर रिच को ज़्यादा टैक्स करेंगे, और अभी उन पर हम टैक्स कर रहे हैं 43% के आसपास उनको टैक्स कर रहे हैं, सुपर रिच को 37% सरचार्ज है उन पर। तो कि एक सुपर रिच को टैक्स करने की जगह अगर हम मासेज को बढ़ाएं, हम एक वातावरण तैयार करें जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, क्योंकि अभी 4% के आसपास लोग रिटर्न फाइल करते हैं, केवल 4% को, जबकि विकसित देशों में 20% 25% के आसपास ये रेशियो है। आप दोनों मिलाकर ये कह रहे हैं कि अमीरों पर मत लगाओ, उसका जो दायरा है वो ज़्यादा बढ़ाओ। इसमें आप दोनों जो हैं बिल्कुल अमीरों के साथ लग रहे हैं। क्या जो ज़्यादा अमीर हैं, बहुत जिनको सुपर रिच कहते हैं, रिच अमीर सुपर रिच, क्या उन पर टैक्स लगना चाहिए? उन्हीं पर लगेगा टैक्स जब भी कुछ मिलेगा, लेकिन उन पर लगाएगा कौन? वो तो उनके दोस्त हैं, उन पर कोई नहीं लगाएगा टैक्स। जो टैक्स उन पर लगाएंगे उनको ख़त्म कर देंगे जो छोटे होंगे। देश के किसान की हालत क्या है? 2,37 करोड़ का ये कह रहे हैं कि एमएसपी में लेकर आएंगे। 12 लाख करोड़ रुपए की फसल पैदा करता है देश का किसान, उसको खरीदारी की कोई निश्चित नहीं है। एमएसपी पे बात कही थी इन्होंने, हम कमेटी बनाएंगे, कोई कमेटी कहीं नहीं है। देश को पीपीपी मॉडल पर लेके जाएंगे, ट्रेन और बेचेंगे, अब उसको भी लिए कह दिया, एयरलाइंस बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, सब कुछ बेच रखा है। इंडिया फॉर सेल, ले जाओ। देश में कुछ करेंगे क्या? नहीं करेंगे। सरकार को भी पीपीपी मॉडल पर करें ना। ये अगर इन्हें ये लग रहा है सरकार को पीपीपी मॉडल पर कर दीजिए। 24 घंटे हमारे देश के जवान पुलिस ड्यूटी देती है, उनकी पेंशन नहीं मिलती, उनको पेंशन बंद है। लेकिन जितने विधायक और एमपी हैं, जितनी बार बनाएंगे सबको पेंशनें मिलेंगी। कोई सरकार उसके आपस में विरोध नहीं करती। जितने एमपी और सांसद होते हैं तालियां बजाते हैं, बढ़ गया रेट, हो गया काम हमारा। कुछ नहीं होना इस देश का। इस देश का भला अगर होना है तो देश के किसान को और जवान को सुरक्षित रखना होगा इन्हें। जब तक इनको सुरक्षित नहीं रखेंगे देश सुरक्षित नहीं हो पाएगा। इनको चचोड़ना चाहते हैं। देश में क्या लेकर आना चाहते हैं? दूध की पॉलिसी लेकर आएंगे, न्यूजीलैंड से दूध मंगाएंगे तो यहाँ देश का किसान खत्म हो जाएगा। पवन खटाना है, अपने अंदाज में कहते हैं, ये किसानों की एक हमने ख़ास चीज़ देखी, ये बोलते कम थे, अब ये पहली बार पिछले कुछ सालों से बोलते दिखाई दे रहे हैं, और बोल रहे हैं तो टीवी पर खूब धमाका करते हैं। ये जो बात कह रहे हैं आप कहाँ तक इससे सहमत हैं? ये जो बात हो रही है कि भाई पूरा देश बेच रहे हैं, LIC की बात हो रही है, कहाँ तक ये सही है? क्या सरकार को इन सब कामों को करना चाहिए, अपने साथ ये सब चीज़ें रखनी चाहिए, या ये छोड़ देना चाहिए बाजार के लिए? ये एक कहावत है कि द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट इज़ नॉट इन बिजनेस। मतलब सरकार को कभी धंधे में नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि उससे एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। ये भारत जब आज़ाद हुआ था उस वक्त की सोच अलग थी, नेशनलाइजेशन था। लेकिन आप कोई भी विकसित देश देख लीजिए और आप ये मान के चलिए कि मतलब देश अब विकास की ओर तो बढ़ ही रहा है। हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, आज तकरीबन $2.5 ट्रिलियन के आसपास की। अगर $5 ट्रिलियन पहुंचना है तो सरकार के
सरकार से ये होगा नहीं, आपको प्राइवेट सेक्टर की सहयोगिता बिल्कुल लगेगी। अब अगर सरकार उसके लिए प्राइवेट सेक्टर से अपने सेक्टर से हाथ खींच के निजी क्षेत्र को दे रही है, तो इससे कॉम्पिटिटिवनेस तो बढ़ता है। जी, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ता है, पर हम भी ये भी हम जानते हैं कि सरकार इसलिए भी अपने पास रखती है कि जो अच्छा नेता चुनाव हार जाए और कोई नेता दूसरी पार्टी से लाया हो, बाद में आया हो, टिकट न दे पाए हो, तो उसको कुछ तो देना पड़ता है। जिन बाबुओं ने मदद की उनको कहीं ना कहीं तो ठिकाने लगाना है, वो भी उसका इस्तेमाल करने के लिए। जी, गेस्ट हाउस के इस्तेमाल के लिए। आप तो जानते हैं सब कुछ, पत्रकार रहा हूँ, मुझे भी पता है। हमारे साथ आलोक जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। कैसे देखते हैं आप? हमने सुना है कि कुछ नेता कह रहे हैं कांग्रेस की ये गीला पटाखा है, क्या ये वाकई में पटाखा भी था? नहीं, कहीं किसी रूप में भी ना पटाखा है। ये पूरी तरह से एक फुस बजट है। जो सुबह से सुन रहे थे ये बूस्टर बजट है और तमाम तरह की शब्दावली, पूरी तरह से ये फुस बजट है। क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? देखिए, आज की जो अर्थव्यवस्था की 2-3 मांगें थी मुख्य तौर पर, सबसे पहली मांग थी कि रोजगार सृजन कैसे हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि महंगाई कैसे कम हो। दोनों ही चीज़ों पर कहीं पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ना तो रोजगार सृजन होगा इस बजट से। आज बड़े बड़े वायदे किए गए। मोदी साहब ने तो लाल किले से कहा था 1 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होगा, बजट में 20,000 करोड़ का फिगर निकला है। आईपीओ आप LIC का लेकर आ रहे हैं, पिछली बार का डिसइन्वेस्टमेंट 1 लाख करोड़ का था, वो 12,000 पे रुक गया। ये सरकार केवल नारों से चलती है। ये सरकार केवल और केवल भावनाओं को बेचना जानती है। 2010 में अरुण जेटली साहब कहते थे कि इनकम टैक्स की लिमिट 5 लाख होनी चाहिए 2010 में। आज वो वहीं 2.5 लाख का 2.5 लाख है। ना मिडिल क्लास को कुछ मिला है, और जिस तरह से गरीब मर रहा है, इस सरकार को कोई चिंता नहीं। एक बात आज 2022 है, प्रधानमंत्री ने 2018 में कहा शाहजहांपुर में किसान कल्याण रैली थी कि भाई किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। उस पर आपको कुछ लग रहा था, कुछ गूंज सुनाई देगी? जैसा लग रहा था 5 राज्यों में सरकार आई, क्योंकि सरकार पर काम करते हैं जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, वो ये चाहती हैं कुर्सियां मिल जाए जिस तरीका से भी मिले, चाहे उसमें अमले बोलने पड़े या जुमले बोलने पड़े, जो इनका मन करे वो बोल दो, सरकार कब्जा। तो हमें ये उम्मीद थी कि अब की बार ये कुछ ना कुछ बोलेंगे, और कुछ ना कुछ बोलेंगे तो उसके सहारे हो सकता है कि हम भी इन पर एक प्रेशर बनाएंगे। लेकिन सरकार का पता ही नहीं चल रहा, ऐसा कुछ चल रहा है अंदर ही अंदर के सरकार अपने हिसाब से कोई सेटिंग से ही बना लेंगे क्या? 15,000 वोट सरकारी मिल जाएंगी क्या इनको? देश में हो क्या रहा है यही समझ नहीं आ रही। लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आप देख लेना, जिस तरीका से पंचायत चुनाव में हुआ था उसी तरीका से यहाँ होगा। अगर लट किसी के हाथ में नहीं होगा तो वो चुनाव जीत कर नहीं आएगा। 15,000 सरकारी वोट आएंगी। डीएम साहब अपनी जेब में लेके आएंगे 15,000 वोटों को, कि ये 80 साल से ऊपर की वोट थी, ये सरकारी लोगों की वोट थी, ये उन लोगों की वोट थी जो कोरोना पीड़ित हैं, और वो पता कुछ नहीं होगा वो कहाँ के हैं और कैसे हैं, उनके लिए कुछ नहीं है रिकॉर्ड यहाँ पर। ये अपने आप में बिल्कुल पूरी तरीक़ा से संतुष्ट बैठे हैं। सरकार जब बदलती है तो कुछ ना कुछ सोचती है। हमने ये कहा है कि देश के किसान की हालत क्या है, क्या उसका घर पे जो बच्चा है वो डिजिटल टीवी उसे फ़ोन से क्या पढ़ाई कर सकता है ऑनलाइन? अगर वो कर सकता है तो उसका क्या नियम होना चाहिए? क्या डाटा के लिए कोई इनका प्रावधान है? इसमें कोई इन्होंने बजट में इसका कोई प्रावधान दिया है? कुछ नहीं। 1,000 की रैली के लिए कहा है चुनाव आयोग ने कि 1,000 की रैली हो सकती है, लेकिन 200 बच्चे नहीं पढ़ सकते। ये देश कहाँ जाएगा? जो 3-3 साल से बच्चों कोरोना के समय में नौकरी नहीं ले पा रहे, उनको उसको छूट नहीं दी जा रही कि आपकी उम्र एज हो गई जी, ओवर एज हो गई, अब आपको पढ़ाई नहीं, आपकी बेकार गई, तो क्या करेंगे? पकौड़े पकाएंगे ना। पकौड़े पकाना भी अपने आप में रोज़गार है। आलोक, ये बताइए कि ये जो कह रहे हैं वो आप वही कहने वाले हैं जो 10 तारीख के बाद कहेंगे कि साहब EVM में भर्ती कर दिए थे वोट फर्जी? देखिए, EVM के ऊपर हमेशा से प्रश्न चिन्ह लगते आए हैं। आडवाणी जी से लेकर और हम तक, हमने कांग्रेस पार्टी ने भी EVM के ऊपर तमाम सवाल खड़े किए हैं। कोरोना की आड़ लेकर जो पोस्टल बैलेट में रूल्स में चेंज किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, वो कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में है। ये बताइए कि किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन किया, किसान लगातार डटे हुए हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? एक अपने नज़रिए से अगर आप देखें तो देखिए, इन्होंने बस मेरे हिसाब से जो शायद एक गलती हो गई कि इसको लेके संसद में एक बहस होनी चाहिए थी, एक स्वस्थ बहस होनी चाहिए थी। सारे लोगों को इसके प्रावधानों के बारे में बताया जाना चाहिए था, और एक खुले में इसके बारे में बहस हो जानी चाहिए थी, ना कि ये कि हमारे किसान भाई रास्ते पर उतर आए और सरकार को भी एक हार्ड स्टैंस लेना पड़े। तो ये जो है एक नज़ारा बन के रह गया, एक तमाशा बन के रह गया।
वो ना करके जिस तरीके से एक प्रजातंत्र में होना चाहिए था कि आपके पास संविधान है, आपके पास एक संसद है, संसद में इसको लेके बहस करते, फिर उसके बाद आप देखते कि फिर मानते हैं या नहीं मानते हैं। कानून को लेकर आप सबसे सर्वोच्च न्यायालय तक गए, वहाँ की बात भी नहीं मानी गई या मानी जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक तो अगर मैं आपसे आखिर में पूछूं 10 में से आप कितने नंबर देते हैं इस बजट को? 10 में से 6 ही दूंगा, क्योंकि आधी चीज़ें तो जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि समझ में तब आएंगी 10 में जब से 6। 10 में से कितने नंबर? 3.5। 3.5। 10 में से कितने नंबर? हमारे हिसाब से तो नंबर है नहीं, नंबर देगी तो कांग्रेस बीजेपी आपस में दे लेंगे, क्यों कल कोई नहीं भी जरूरत पड़ेगी लेने की। जीरो, बिल्कुल जीरो। जहां एमएसपी का जिक्र नहीं हो रहा है, एमएसपी कोई कमेटी नहीं है, 2,37 करोड़ रुपए देंगे जी, एमएसपी डायरेक्ट खाते में भिजवा देंगे, बम्पर पैदावार करेंगे, लेकिन बम्पर खरीदारी नहीं होगी कि अब बढ़ के लेंगे हम। अरे जब हम पैदावार ज्यादा कर रहे हैं तो खरीदेगा कौन भाई उसे? प्रदेश के गन्ना मंत्री हैं सुरेश राणा, उनके गन्ने का पेमेंट नहीं है। बोलते बहुत ज्यादा हमने गन्ने का पेमेंट कर दिया, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 98% देश में हमने गन्ने का पेमेंट करा दिया। ओनली लखीमपुर खीरी की 3 मिलें, 3,33 करोड़ रुपए आज भी पिछले साल का बकाया पड़ा है वहां का। आप 10 में से कितने नंबर देते हैं? देखिए, इस बजट से साफ लगता है कि बहुत कुछ किया जा सकता था जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने नहीं किया। समय की ये डिमांड थी कि मिडिल क्लास को कम से कम एडजस्ट किया जाता है इस कोरोना के समय में। तो नंबर की जहाँ तक बात है, मैं 10 में 5 नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें की जा सकती थी जो नहीं की गई। उसके बावजूद 5 नंबर? 5 नंबर इसलिए देना चाहूँगा कि बाकी चीज़ों में जो है, जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने पैसा लगाया है, और या जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी को, अभी भी आपको सरकार से, इसलिए 5? हाँ, इसलिए 5 नंबर देना चाहूँगा। लेकिन 10 में 5 नंबर इसलिए नहीं देना चाहूँगा कि बहुत कुछ किया जा सकता था जो कि निर्मला सीतारमण जी ने नहीं किया। अनकट में ये थी बजट पर चर्चा, आगे भी ये चर्चा जारी रहेगी। धन्यवाद।